करते हैं। कराड़ा में भी एक पीसीआर हमसे क्रॉस हुई है, कराड़ा में एक पीसीआर क्रॉस हुई तो उसका भी ध्यान हमारी तरफ नहीं गया, उन्होंने भी ना उस गाड़ी को रोका। पीछे मैं पहले से यूटर्न मैंने कर लिया और डेड बॉडी उस टाइम वहाँ छूट चुकी थी जहाँ से उसने यूटर्न किया। देखिए दीपक भाई वो चश्मदीद हैं जो इस घटना के मुख्य चश्मदीद हैं। बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि हमने इस घटना को देखा और इस घटना में इस तरह की बातें हुई है या आशंका जताएंगे। एक वैन इनके पास नहीं आया और जो वैन आया भी उसने पूरी तरह लापरवाही दिखाई। आज पुलिस वालों के पास जब हम पहुंचे थे पुलिस स्टेशन के पास, नया साल हर किसी के लिए पैगाम लेकर आता है, एक अच्छे दिन का पैगाम जिसमें हर इंसान रेजोल्यूशन लेता है, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ? हादसा, वो भी एक ऐसा हादसा जो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उस लड़की को ये पता नहीं था कि वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। 2 दिन पहले जो घटना हुई दिल्ली के कंझावला सुल्तानपुरी से सटा हुआ एक इलाका, जहां पर लड़की को 15 किलोमीटर तक 5 दरिंदों ने घसीटा। मुख्य मीडिया में 2 दिनों तक समाचार ये चलती रही कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन महज एक्सीडेंट कहकर इस मुद्दे को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई और जिस तरह से उसे 15 किलोमीटर तक घसीटा गया, यह एक अत्याचार है। इस घटना की जितनी भी निंदा शब्द छोटा पड़ जाएगा अगर हम इसे निंदा कहें तो। ये एक कुकृत्य घटना है, एक जघन्य अपराध। और इस घटना को सुनने के बाद जब हम उस इलाके में आए तो हम क्या कहें आपको, क्या बताएं आपको, क्योंकि हम खुद शर्मसार हैं कि हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में ऐसे दरिंदे रहते हैं। दोस्तों यही वो रोड है। आप देख सकते हैं कि अभी तो बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई सुबह का 3:15 बज रहा था, 3:15 पे ये घटना हुई और 4:40 तक लड़की को वो लोग गाड़ी के पीछे घसीटते रहे। पुलिस अभी तक इस घटना को एक्सीडेंट मान रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये एक एक्सीडेंट है? क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान किसी बॉडी को 15 किलोमीटर तक घसीटे और उसे भनक तक ना लगे? यही वो रास्ता है। काफी ग्रामीण क्षेत्र है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं खेत है, दोनों तरफ देख लीजिए। इन खेतों के बीच वो लड़की सिसकती रही होगी, रोती रही होगी, चिल्लाती रही होगी, गुहार लगाती रही होगी। उसे लगता होगा कि कोई ना कोई उसकी आवाज को सुन लेगा, कोई ना कोई उसे बचा लेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच नहीं पाई, हमारे बीच नहीं है। यही वो कंझावला इस क्षेत्र का नाम है, वो इलाका है। और ऐसे में हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर वो चश्मदीद जो उन 5 दरिंदों का पीछा करता रहा है ना, जो उनसे बार बार उन लड़की को बचाने की कोशिश करता रहा, दुर्भाग्यवश वो बच नहीं पाई। उनसे हम बात करके आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। लोगों ने तो घटना को अलग अलग एंगल से देखा है, लेकिन असलियत क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ था, ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इस घटना के जो मुख्य चश्मदीद हैं वो हमारे साथ हैं दीपक दहिया जी। दीपक दहिया जी को लगातार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इनके बारे में, जो इस घटना के मुख्य चश्मदीद हैं। उस रात आपने क्या देखा? जैसे साहब 3 बज गए तकरीबन 18 मिनट में मैंने अपनी शॉप ओपन की थी। शॉप ओपन करने के साथ ही मेरा ध्यान गया किसी गाड़ी से कोई आवाज़ आ रही है, और गाड़ी थी वो बलेनो गाड़ी, ग्रे कलर में गाड़ी है। और उसका जैसे आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते रहते हैं तो तब आवाज़ आती है। तो जैसे वो अपने से 50-100 मीटर दूरी पे थी, मैंने उसका पूरा ध्यान दिया तो वही तब तक मेरी दुकान के सामने आ चुकी थी। तो देखा तो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, जो कनेक्टर शीट थी उसके बिल्कुल नीचे, और डेड बॉडी के पैर थे अगली साइड में, सिर उसका पिछली साइड में था। और डेड बॉडी जिस गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 की स्पीड में चली हुई थी। तो तकरीबन मैंने समय ना गवाते हुए तभी मैंने 112 नंबर डायल किया और ये सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बोल दिया मेरा ठीक है सर, अभी आपसे पीसीआर वाले बात करेंगे, आप उनसे हालत है मैं बता देना। मैं ठीक है मैम। जैसे 3-4 मिनट के बाद किसी जनाब का फ़ोन आता है अपने पास पीसीआर से, बोले हम यहाँ पंजाब खोड़ से बोल रहे हैं, आपने क्या देखा है? मैं सर ऐसे ऐसे कोई बलेनो गाड़ी है, ग्रे कलर में है और उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है और कंजावला से कुतुबगढ़ साइड हो जा रही है, 20-25 की स्पीड है उसकी। बोला ठीक है हम आगे से घेराबंदी कर लेंगे और पकड़ लेंगे हम। ठीक है जनाब। तो उसके बाद जैसे
तकरीबन और 5-7 मिनट के बाद तक 3:30 पे वो गाड़ी आगे से कहीं से यू टर्न लेके अपनी दुकान के सामने दोबारा आती है। तो मैंने देखा वहाँ यार ये तो अब दोबारा आ गई। मैंने उसी समय उस पीसीआर नंबर पे दोबारा कॉल किया जिस पीसीआर से मेरे पास फ़ोन आया था कि सर ये तो दोबारा हमारे दुकान के सामने से अब कंधावला की साइड जा रही है, कुतुबगढ़ साइड से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी उसी साइड आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, जल्दी पहुँच रहे हैं। मैं ठीक है साहब। तो मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के, प्रशासन से बात चल ही रही है, मैंने अपनी सिक्योरिटी उठाई और उसका गाड़ी का पीछा करने लगा। जैसे यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पे ही आगे राइसिंग मॉल है, वहाँ से उसने कंधावला से पहले यू टर्न तीसरी बार वहाँ से घुमा दिया उसने। और 50-100 मीटर के गैप पे मैं चला हुआ था। जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं अपनी दुकान के पास, तो मैंने 100 मीटर का डिस्टेंस था हमारे बीच, फिर भी मैंने स्कूटी को छोड़ दिया यहाँ, और तब तक मेरी बोलेरो गाड़ी सीएनजी डलवा के यहाँ पहुँच चुकी थी। तो मैंने सोचा माँ चलो इसको वो करते हैं, जैसे स्कूटी छोड़ देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और इसका तब पीछा करते हैं। इसमें सर्दी भी थी और जैसे मैं अकेला भी था, और तीसरी बात जो थी उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो ज़्यादा भाग नहीं सकता। तो मगर मान लो गाड़ी स्पीड में भी चले तो आस पकड़ने में या लोकेशन देने में आसानी होगी। तो उसके बाद मैंने अपने बोलेरो गाड़ी से उसका पीछा किया। एक अपना भाई था जैसे, उसमें वो मेरे पास ही दूध का काम करता है। फिर हम जैसे उस गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पे थे, तब उसने यू टर्न किया है जोनती गांव में सर्विस स्टेशन के पास से। बिल्कुल उससे पहले वाले कट से मैंने यू टर्न कर लिया। जैसे वो यू टर्न कर रहा तो मैं तब तक उसको आगे से नहीं, मैं यहीं से यू टर्न कर लूँगा। वो गाड़ी घूम के मेरे पास आई तो मैंने उसको पीछे मैंने उससे पहले कट से यू टर्न मैंने कर लिया। और डेड बॉडी उस टाइम वहाँ छूट चुकी थी जहाँ से उसने यू टर्न किया। लेकिन फिर भी मैं गाड़ी को पकड़वाने की मनसा में उसके पीछे ही अपनी गाड़ी लगाए रखा, और प्रशासन से मेरी कंटिन्यू बात चलती रही। जिस बीच जैसे हम लाडपुर पहुँचे तो एक पीसीआर हमसे यहाँ हमारे सामने से आती हुई नजर आई। हम सोचा माँ चलो मदद आ गई है और काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया या उनका ध्यान नहीं गया, और फिर वो भी 20-25 की स्पीड में चलते रहे। हम उसका फिर भी पीछा करते रहे। मेरा फ़ोन तकरीबन बिजी ही था। मैंने और मदद के लिए आपने रोकने की कोशिश की अपनी तरफ से? नहीं, मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे सब उसमें 4-5 बंदे उसमें ऑलरेडी मेरे को नज़र आ रहे थे। वहाँ 4-5 बंदे तो हैं ही हैं, और जब वो ये इतनी बर्बरता कर सकते हैं तो सब थोड़ा डर सबको लगता है। लेकिन फिर भी मेरा सबसे, आपके अंदर भय की भावना थी, इस वजह से आपने रोकने की कोशिश नहीं? बिल्कुल भय की भावना भी थी, और बाकी हिम्मत जुटा रखे थे क्यों प्रशासन मेरे साथ टच में भी था। और मगर इतनी दृढ़ता देखने के बाद ही हिम्मत ज़्यादा जुटा पाया था मैं कि मत जैसे तैसे करके इसको पकड़वाया जाए। और फिर इसी मनसा से मैं उसका पीछा करता हुए मैं चल ही रहा था कि जैसे लाडपुर में एक जिप्सी क्रॉस हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्टिविटी वहाँ से उनकी साइड से नहीं आई। हम भी अपनी साइड से उनको रोक नहीं पाए, क्यों मैं जैसे पीछा कर रहा हूँ तो वो जिप्सी गुजरने में को ज़्यादा टाइम लगता नहीं, सामने से आई गुजरेगी, उसमें हम रोक नहीं पाए। जैसे कंधावला से ही फिर हम सूधे निकल गए। कंधावला भी तो जनाब खड़े हुए हैं, लेकिन बैरिकेटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। फिर भी मैंने कंधावला क्रॉस करने से पहले जिस पीसीआर से मेरी बात चल रही थी मैंने उसको बताया, माँ जनाब हम कंधावला पहुंचने वाले हैं, आप बैरिकेटिंग कराओ, माँ इसको पकड़वाने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी जैसे वहाँ बैरिकेटिंग नहीं मिली। फिर जैसे कराड़ा पहुँच जाते हैं, कराड़ा में भी एक पीसीआर हमसे क्रॉस हुई है। कराड़ा में एक पीसीआर क्रॉस हुई तो उसका भी ध्यान हमारी तरफ नहीं गया। उन्होंने भी ना उस गाड़ी को रोका, जो कि मैं पहले ही नंबर दे चुका था, गाड़ी नंबर भी दे चुका था, गाड़ी नाम भी दे चुका था, कलर भी बता चुका था। इसमें पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं थी, मेरी इन्फॉर्मेशन वो झूठा मान रही थी, या तब तक उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं ली थी। ये इस बात के बारे में मैं क्या बताऊँ साहब। जैसे तीसरी पीसीआर अपने को बेगमपुर में मिलती है। बेगमपुर में जैसे वो रोड की साइड ही मुँह करके खड़ी हुई थी पीसीआर, और उसने गाड़ी को देखते ही के साथ रोड पे अपनी गाड़ी पीसीआर उतार ली। रोड पे पीसीआर आने के बाद जैसे हमने भी पीसीआर के बगल में गाड़ी लगा के, माँ जनाब मैं तब नीचे उतर के गया, माँ जनाब शीशा उतारो एक बार, ये वही गाड़ी है जिसके नीचे पिछले तकरीबन 2 घंटे से वो डेड बॉडी घिसती हुई रही। लेकिन अब वो डेड बॉडी वहाँ छूट चुकी है, लेकिन गाड़ी ये वो है, कृपया आप इसे पकड़ो। लेकिन उसने कोई एक्टिविटी ना दिखाते हुए मेरी तरफ एक लखाए, और देखने के बाद उन्होंने अपने को इग्नोर कर दिया। तो तब अपना भी ये हो गया साहब, देखो अब क्या बताएं, जब प्रशासन पकड़ना नहीं चाह रहा या हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा,
या मेरे को कोई सपोर्ट प्रशासन से नहीं मिल पाई, तो उस बीच फिर मैंने भी साहब थक हार के अपना वहाँ से बेगमपुर की बड़ी रेड लाइट से आगे 22 वाली से हम भी यू टर्न लेके वापस आ गए साहब, और अपनी दुकान पे 5 बजे मैं पहुँच चुका था। देखिए दीपक भाई वो चश्मदीद हैं जो इस घटना के मुख्य चश्मदीद हैं। बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि हमने इस घटना को देखा और इस घटना में इस तरह की बातें हुई है, या आशंका जताएंगे कि ये एक्सीडेंट है, कोई घटना नहीं है, या कोई इंटेंशन से किया गया काम नहीं है। दीपक 2 दिनों के अंदर दीपक भाई से सैकड़ों मीडिया कर्मी ने संपर्क किया होगा। यहाँ आकर उन्होंने घटना को बारीकी से जानने समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आप अगर इनकी भाषा को, इनकी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके 2 घंटे के प्रयत्न के बावजूद मीडिया का पीसीआर का एक वैन इनके पास नहीं आया, और जो वैन आया भी उसने पूरी तरह लापरवाही दिखाई। आज पुलिस वालों के पास जब हम पहुंचे थे पुलिस स्टेशन के पास, और न्यूज़ के आर्टिकल्स को देखने के बाद हमें पता चला कि बहुत ही हल्की धाराएं, जो रोड रेज की धाराएं होती है, वो लगाई गई है। दीपक भाई अपनी तरफ से इन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की। हालांकि देखिए, डरता हर साधारण व्यक्ति, कॉमन मैन डरता है। वो डरता है अपनी परिवार को सोचकर, अपने पृष्ठभूमि को सोचकर। दीपक भाई ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से बचाया जा सके, किसी तरह से इस दरिंदों को रोका जा सके। हालांकि ये असफल रहे, लेकिन इनका जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि 3:15 बजे का वक्त, और ये बता रहे हैं कि 4:40 तक जो है, लगभग आप समझ लीजिए कि इतने घंटों तक उन्हें मतलब डेड बॉडी को चारों तरफ बार बार यू टर्न ले रहे हैं। क्या मकसद हो सकता है? और वो भी देखिए आप 3:15 बजे का समय है, जब सड़कें सुनसान होती हैं, आसपास कोई नहीं दिखता है। वो तो गनीमत है कि इनकी शॉप है और इनकी नज़र गई, अदरवाइज क्या इंटेंशन हो सकता है? आप देख सकते हैं दोनों तरफ खेत है, ग्रामीण क्षेत्र है, कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। सुल्तानपुर से सटा हुआ एक इलाका है, और काफ़ी दर्दनाक कृत्य है ये। एक ऐसा कृत्य जिससे पूरा देश जो है शर्मसार है। खासतौर पे हम जब समाज में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि इस तरह की घटनाएं तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब बस आशा यही है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी जो है इस पर कार्रवाई हो, और जो अत्याचारी हैं, ये अत्याचार ही है, उनको सजा मिले। अच्छा दीपक भाई, एक बात बताइए, जैसे आप 100 मीटर की दूरी पे थे और आप बता रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड जो थी वो 20 से 25 थी, तो काफ़ी रिलैक्स मोड में चला रहे थे वो। ऐसे में तो किसी को भी जो ड्राइव कर रहा है उसको रियलाइज हो जाएगा कि गाड़ी में कुछ चीज़ें फंसी है। और एक इंसान जिसके बॉडी का अगर मान लीजिए 50 किलो भी अगर वेट होगा, तो वो तो महसूस हो जाता है, एक डब्बा आ जाता है गाड़ी के नीचे या प्लास्टिक की एक बॉटल आ जाती है तो वो आवाज़ करती है। तो आपको क्या लगता है, ये इरादतन हत्या है या फिर महज एक एक्सीडेंट है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखो इस बात के बारे में बता तो क्या सकते हैं साहब, लेकिन इतनी दूर तक डेड बॉडी कहे आज तक किसी भी एक्सीडेंट में घिसके नहीं गई होगी। जैसे तकरीबन एरिया यहाँ से 14 डेड बॉडी से सुल्तानपुरी का जहाँ एक्सीडेंट एरिया है वो स्पॉट तकरीबन 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। हर 2-3 राउंड उन्होंने यहाँ लगाए हैं, तो 20-22 किलोमीटर तक डेड बॉडी ऐसे घिसके एक्सीडेंट केस में तो शायद ही जा सकती है। और अगर वो डेड बॉडी उससे उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो इससे बड़ा एक्सीडेंट तो शायद ही कभी होगा साहब। लेकिन ये शक भरी सुई कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इसको दर्शा रही है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और बॉडी की स्थिति कैसी? बॉडी की स्थिति बिल्कुल जैसे वो सीधे बॉडी थी, टायर सामने की तरफ उसके पैर थे, पिछली साइड की तरफ उसका सिर था, और नीचे से बिल्कुल डेड बॉडी खत्म हो चुकी थी जो मैंने बाद में देखी थी। और ऊपर से बॉडी सेफ नज़र आ रही थी बिल्कुल, जैसे जब दूर से देखने के बाद ऊपर से डेड बॉडी सेफ नज़र आ रही थी। लेकिन वहाँ जैसे निकलने के बाद दिखा तो पैर भी टूटे हुए थे, और पिछली साइड का हिस्सा तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो चुका था, पहचान नहीं सकते। जैसे कंकाल देख रहे हैं हम, पिछला हिस्सा तो वो नज़र आ रहा है, कंकाल से भी हड्डियाँ घिस चुकी हैं, आधे से ज़्यादा की हड्डियाँ पीछे वाली भी घिस चुकी है साहब। ये हाल था डेड बॉडी का। बताइए, कल्पना कीजिए कि एक शरीर का जो पिछला हिस्सा है उसकी हड्डियां जो है बाहर की तरफ निकल गई है, और दीपक भाई बता रहे हैं कि लिटरली जो एक नरकंकाल की स्थिति होती है वो स्थिति बॉडी की हो चुकी थी। सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी जो अपने बच्चे को इस हालत में देखने के बाद, आपने देखा होगा कि उसकी माँ किस तरह से बेसुध हो गई थी। एक सभ्य समाज में जब भी हम रहते हैं तो इस तरह की घटना की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें जो है जुडिशियरी पर है, न्यायालय किस तरह का फैसला लेती है और इस केस में क्या होता है। बाकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे और जो जुल्मी हैं उनको जो है जल्द से जल्द सज़ा मिले।
बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए HNN दस्तक। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।